जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 का हम लोग कर रहे थे। तो दोस्तों, हम लोग 10 तक कर चुके थे। तो दोस्तों, आज हम लोग 11 से लेकर के 20 तक करने वाले हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है कि शिमला समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, उत्तर में लिखेंगे 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को हराया। तो दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान ने 1965 में हमारे देश पर आक्रमण किया था, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का क्या हुआ कि हार का मुंह दिखाना पड़ा। हालांकि देख सोचा जाए तो पाकिस्तान जितना बार भी भारत पर आक्रमण किया है वो ससुरा हार भी किया है, समझ गए। तो भारत छोड़ भी देता है क्योंकि ये वो बेटा लगता है, इसीलिए छोड़ देता है, नहीं तो हम लोग छोड़ते थोड़ी। चलिए आइए, अब हम लोग आगे लिखेंगे क्या चीज़। 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को हराया। आधुनिक बांग्लादेश 1971 से पूर्व पाकिस्तान का एक भाग था। तो देखिए, पूर्वी पाकिस्तान जो था ना दोस्तों, वो पाकिस्तान के ही एक हिस्सा था। लेकिन इन गधे लोग जो पाकिस्तान जो हैं, इन गधे लोग अपने ही लोगों को इतना बलात्कार अत्याचार किया था कि इन लोग को मजबूरन आज़ाद होना पड़ा। और भारत ने इनको आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। तो इन पाकिस्तानी अपनों को नहीं छोड़ सकते हैं तो गैरों को कहाँ से छोड़ सकते हैं, समझिए। अपनों को ही इन्होंने बर्बाद कर दिया था। चलिए हम लोग हालांकि आपको बांग्लादेश के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पास बताए थे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ बताने के लिए उतना टाइम नहीं रहता है, सिर्फ आपको करा देना है, समझ गए। चलिए आते हैं आगे। 1971 में वह गृह युद्ध शुरू हो जाने के कारण लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आए। भारत ने मानवता के आधार पर उनका शरण दी और इसके विरोध स्वरूप पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के हवाई अड्डों पर धावा बोल दिया, समझ गए। भारतीय सेना उस समय, समझ, 1971 के समय में उसमें राजस्थान में मेजर चांदपुरी थे, समझ गए। वो समझिए कि 4,000 सेना, समझिए तो 40,000 सेना के बराबर था उस टाइम। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए। मुंह तोड़ जवाब को जो मुंह तोड़ देते तो ठीक रहता, और पाकिस्तान युद्ध में हार गया और उसकी पूर्वी बंगाल का भाग स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में आज़ाद हुआ। युद्ध के बाद भारत, यहाँ पास दो बार लिखा गया, भारत और पाकिस्तान के संबंधों का सामान्य बनाने के लिए 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच शिमला में एक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। कब हुआ था तो याद रखिएगा, 1972 को हुआ था, समझ गए। चलिए, और बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था तो डेट सहित याद रखिए, 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, दोनों देशों ने यह करार किया कि भारत व पाकिस्तान के बीच डाक तार सेवा फिर से चालू की जाएगी तथा आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों राष्ट्र एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, क्षेत्रीय पार्टी का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होता है, उसकी शाखाएं किसी विशेष प्रांत या राज्य या भाग तक सीमित होती है। और आगे लिखेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है हम आपको बताते हैं। ये आपको क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं ये आप लोग जानवे करते थोड़ा बताइए रहे थे। तो देखिए यहाँ पास, देखिए ऑब्जेक्टिव ऐसे बनता है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि तेलुगु देशम जो है वो भारत के किस राज्य की ये क्षेत्रीय पार्टी है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा दोस्तों कि शिरोमणि अकाली दल जो है वो भारत के किस राज्य का क्षेत्रीय दल पार्टी है। तो याद रखिएगा, पंजाब की। तीसरा क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्टिव बनता है कि जनता यूनाइटेड दल भारत के किस राज्य के क्षेत्रीय दल है। तो याद रखिएगा, बिहार के। तो दोस्तों, ये आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा। अब आगे हम लोग जो लिखेंगे, ये क्षेत्रीय पार्टी का सरकार अपने क्षेत्र के हित में सोचता है।
यानी क्षेत्रीय पार्टी के जो सरकार है वो अपने क्षेत्र के नहीं हित में सोचेगा। बताइए, किसी पंचायत के मुखिया है तो अपने पंचायत के बारे में ना सोचेगा कि ये ना कि ससुरा रहेगा 100 पंचायत के और पूछेगा जाके दरियारा पंचायत के में काम करवाएगा, नहीं ना। तो भाई किसी भी क्षेत्र का जो पार्टी रहेगा वो अपने क्षेत्र के हित में सोचेगा, अपने क्षेत्र के बारे में सोचेगा कि हमारा क्षेत्र कैसे विकास हो। समझ गए। चलिए आगे, ऐसी पार्टी राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करके अपनी क्षेत्रीय हित के लिए संघर्ष करे, जो हम इसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। दोस्तों उत्तर में लिखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ गए यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भाई साहब 14 नंबर प्रश्न तो हम बता ही रहे थे। समझ गए। तो क्या हो गया लगता है, नहीं 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हम कितना नंबर प्रश्न ये बताएं। अच्छा ठीक, 12 हो गया, 13 हो गया। चलिए 14 नंबर प्रश्न। अब आइए, थोड़ा सा मिस्टेक होता है दोस्तों, आप लोग से भी मिस्टेक होता है, ऐसा बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, आज विश्व के अनेक भागों में विविधता के बीच एकता देखी जा सकती है। अलग राज्य हो सकते हैं किंतु उनके समूह की किसी स्पष्ट आधार पर, जैसे भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति के आधार पर पहचान की जा सकती है। देखिए हम ही लोग के देख लीजिए, इंडियन को हम लोग के देख कर के पता चल जाता है कि हाँ ये भारतीय है, और हम लोग छिलल मुर्गन को देख के पकड़ लेते हैं कि भाई ये यूरोप के है, एकदम पूरा सफ़ेद सफ़ेद और अजबे पहन के उन लोग आता है। समझ गए। तो उन लोग के कल्चर और संस्कृति से पता चल जाता है कि तुम इस क्षेत्रीय के हो और तुम यहाँ के हो। समझ गए। या फिर देखते हैं कि हम लोग या बिहार के लोग कहीं जाते तो कहते ये बिहारी है, ये पकड़ लेते कि नहीं तो इस क्षेत्रीय के है, बिहार के है। या हम लोग बंगाल के हैं तो वो भाषा के माध्यम से पकड़ लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार से पहनावा से भी हम लोग पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ आप इस क्षेत्रीय के हैं, इस जगह के हैं। अब हम लोग आए बहुत बकवास इस पे किए। तो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति के आधार पर पहचान की जा सकती है। किसी क्षेत्र के राज्यों के एक अलग संगठन हो सकती है, जो रक्षा के लिए वो अपना संगठन बना लेते हैं। अपना रक्षा के लिए हर कोई संगठन बनाएगा। इस तरह के संगठन को क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। जैसे यूरोपीय संघ, तो यूरोपीय संघ क्या है, इसमें 27 देश हैं। समझ गए। सार्क हो गया, तो सार्क में ये अपना सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाया है। समझ गए। इसमें 8 देश हैं, यूरोपीय संघ में 27 देश है, याद रखिएगा। आदि इसके उदाहरण है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, संघात्मक व्यवस्था की 2 विशेषताओं को लिखें। तो लिखेंगे उत्तर में कि संघात्मक व्यवस्था की 2 विशेषताएं निम्नवत है। उत्तर में लिखेंगे, एक में लिखेंगे दोहरी शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। इसमें एक केंद्रीय सरकार होती है और आगे जिसे संघीय सरकार कहा जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, और दूसरी इकाइयाँ की सरकार होती है जिसे राज्य सरकार कहा जाता है। तो यहाँ पास लिख दीजिएगा, दोहरी शासन व्यवस्था में एक संगठनात्मक व्यवस्था के दोहरी शासन व्यवस्था होती है। इसमें एक केंद्रीय सरकार होती है जिसे संघीय सरकार कहते हैं, और दूसरी इकाई की सरकार होती है जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा में लिखेंगे हम लोग, पहला विशेषता तो लिख देंगे, एकदम सिंपल है, सारा सिंपल होता है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते तो सारा टफ लगता है। संविधान की सर्वोच्चता।
तो लिखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है। भाई इतना तो लिख देंगे, इसी में से संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान का सर्वोच्चता होती है। संविधान के जरिए केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकार यानी कि राज्य की सरकार में शक्तियों का क्या है, विभाजन होता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। समानता का अधिकार क्या है? तो देखिए उत्तर में लिखेंगे समानता के अधिकार से तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो। सबको समान अधिकार दिया जाता है संविधान के जरिए। समझ गए। कानून की दृष्टि से सभी समान है, सबके लिए कानून समान है। भारत का संविधान धर्म हो, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। आप कोई सा भी धर्म के मानिए, कोई आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। समझ गए। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जन्म स्थान पे आपको भेदभाव कोई नहीं करेगा। ठीक है। यदि किसी का बंगला है, समझ गए, और उसी बगल में एक झोपड़ी का घर है, तो समझ गए, यदि बंगला जिसका घर है, बंगला का जो मकान है, बंगला है, वो कभी नहीं कहेगा कि भाई झोपड़ी उठा के कबाड़ के फेंक देंगे, नहीं तो वो तुरंत कहेगा कि भाई भेदभाव हो रहा है। तो भेदभाव कोई नहीं करता है। ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसा बात नहीं है। चलिए समान अपराध के लिए आगे, समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाएगा, सभी के लिए शिक्षा व रोजगार के समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाएगा। ये न कि आप किसी को मर्डर करके आए हैं और कोई एक किसी का टांग तोड़ के आया है, तो जो मर्डर करके आए उसको फांसी चढ़ा दिए और जो टांग तोड़ के आए उसको भी फांसी चढ़ा दिए। भाई ये तो भाई ऐसा नहीं है। यानी कि समान अपराध के लिए समान, वो भी मर्डर किया उनको भी फांसी, अगर ये भी उतना बड़ा हादसा किया तो उनको भी फांसी होना चाहिए। लेकिन वो नॉर्मल काम किया, हड्डी गुड्डी तोड़ा है, तो उसको नॉर्मल सज़ा हो जाएगा। लेकिन आप किसी के जान ले लीजिए तो उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, वो आपको मौत की सज़ा दे सकता है या उम्र कैद की सज़ा दे सकता है, अनेक प्रकार की सज़ा हो सकता है। पहुँच है तो आप निकल भी सकते हैं। समझ गए। सभी के लिए तो समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाएगा, सभी के लिए शिक्षा व रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होंगे। समझ गए। सभी को सार्वजनिक स्थानों का बिना भेदभाव के प्रयोग करने का अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। यह समानता का अधिकार कहलाता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है कि मध्यावधि चुनाव से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे उत्तर में, जब विधानसभा अथवा लोकसभा के सभी सीटों के चुनाव 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले एक साथ होते हैं तो उन्हें मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तो ये लिख दीजिएगा, छोटा सा है ही। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 असफलताएं बताएं। तो उत्तर में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 असफलताएं निम्नवत है। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के अनेक भागों में राष्ट्रों के बीच संघर्ष, झगड़ों और युद्धों को पूरी तरह नहीं रोक सका। दूसरा लिख देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक विकासशील देशों को नरम शर्तों पर ऋण व वित्तीय सहायता नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत विकसित देश इन संस्थाओं के संरचनात्मक सुधार का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से आप 2 विशेषता लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, संक्षेप में प्रदूषण के प्रकारों का वर्णन करें। तो लिखेंगे प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार है। वायु प्रदूषण, जब हवा में कोई भौतिक, रासायनिक या जैविक बदलाव होता है और हवा दूषित होती है, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। समझ गए। हवा में किसी प्रकार से भौतिक, रसायन, ऐसा कोई चीज़ यानी कि आपको उसमें मिलावट हो गया जिसमें आपको नुकसान हो, तो वो हवा क्या हो गया, वो दूषित हो गया। देखिए ना, हम आप ही को लोग बताए खाना बनाते हैं ना सब लोग, तो बताइए धुआं निकलता है, तो खाना बनाते हैं धुआं, तो वो धुआं जैसे आप नाक से लेते हैं यानी कि आप ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या होता है, उसमें क्या शुद्ध ऑक्सीजन थोड़ी है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत अनेक प्रकार के विषाल
क्या है, कीटाणु है, तो वो आपको अंदर जाता है तो खांसने लगते हैं। तो बताइए, तो हवा दूषित हो जाता है, हवा क्या हो जाता है, दूषित। तो वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है। चलिए, वायु प्रदूषण आप लोग सब समझते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि आप लोग नहीं समझते हैं। सिंपल सिंपल प्रश्न है। अब हम लोग आगे, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल जब झील, नदी, समुद्र या अन्य जल निकायों में हानिकारक पदार्थ घुल जाते हैं या उनमें जमा हो जाते हैं तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। समझ गए। जल प्रदूषण से पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और इसे कई तरह की समस्याएं होती हैं। जल प्रदूषण आप लोग जानते हैं बहुत प्रकार, जिसमें गिलास लीजिए उसमें किसी प्रकार से या कुछ मिट्टी उट्टी या कुछ डाल दीजिएगा तो वो पानी उसमें घुल जाएगा, तो वो क्या हो गया, जल प्रदूषण हो गया। अब उसको पी सकते हैं, नहीं पी सकते। नाली के पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते हैं? चापाकल के पानी क्यों पी सकते हैं? तो चापाकल के पानी क्या कि पानी वो शुद्ध होता है, लेकिन उसमें भी कुछ कीटाणु रहते हैं, वो भी पूरा शुद्ध नहीं रहता है, लेकिन वो साफ रहता है। लेकिन नल में पूरा के पूरा क्या है, पता है क्या, वो पूरा खराब है, एकदम खराब है। पीना तो बहुत दूर की बात, देखना पसंद लोग नहीं करते हैं। चलिए आगे आइए। जल प्रदूषण सब जानते हैं। जल प्रदूषण को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहे। अब तीसरा लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण। अत्यधिक शोर जो हमें परेशान करने वाली ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब बताइए, डीजे कोई बजा देगा तो भाई तनी सुन के लिए तो अच्छा लगेगा। क्या आप सुन सकते 1 घंटा डीजे में बैठ के कान लगा के? आनस भरेगा, माथा घूमे लगेगा, भाग जाइएगा। ध्वनि प्रदूषण, समझ गए, परेशान आपको कर रहा है। अब कोई बच्चा एकदम रोना शुरू कर दिया, समझ गए, तो 2 मिनट तो सुनिएगा, फिर उसके बाद बार बार रोएगा, 4-5 मिनट से 10 मिनट, आधा घंटा से रो रहा है तो आपको एकदम आना से लगेगा कि चुप कीजिए जल्दी, आपका बच्चा रो रहा है। समझ गए। तो ये ध्वनि प्रदूषण है। ये सब चीज़ बहुत सिंपल है, आप लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझाना पड़ता है। जैसे में वाहनों का शोर, देखते हैं कि गाड़ी उड़ी क्या करता है, एकदम कनवा तर ले जाके मारता है हॉर्न, और आदमियाँ डर जाता है। समझ, लड़की लोग से ज़्यादा डरती है। चलिए, लाउड स्पीकर से निकलने वाली ध्वनि, कारखानों में भारी मशीनों से निकलने वाली ध्वनि, ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। अब आइए एक भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण का मतलब है कि धरती की सतह और उनकी नीचे की सतह का खराब होना, यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और भूमि संसाधनों के दुरुपयोग के कारण होता है। ये मानव के द्वारा होता है, समझ गए। देखिए, कोई चिप्स खाएगा, प्लास्टिक फेंक देगा, ये भूमि प्रदूषण नहीं हो गया, बताइए तो। और ये बहुत तरह का होता है। देखिए, लड़की लोग क्या करती है, सुबह सुबह उठेगी, झाड़ू लेगी, बहाड़ेगी और साइड में ले जाके एक रख देगी। बताइए, उसको उठा करके फेंकेगी नहीं, कूड़ा करकट एक जगह रख डालेगी नहीं, वो एक जगह साइड करके जमा कर दे, तो वो बताइए भूमि प्रदूषण नहीं हुआ? बहुत प्रकार के भूमि प्रदूषण होता है, समझ गए। तो भूमि प्रदूषण से मिट्टी और भूजल दूषित हो जाते हैं। चलिए, अब 20 नंबर प्रश्न, अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को पाने या कोई काम करने के लिए कानून और संविधान की तरफ से दी गई सुविधा, इसे ही अधिकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, काम पाने का अधिकार राज्य ने भले ही स्वीकार ना किया हो, परंतु उसे अधिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि काम के बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कम से कम शेयर एक बार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।